नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज कुछ ट्वीट्स को लेके पूरे माहौल गर्म हो गया है कि भाई वो फॉरेनर हैं, उन्होंने कैसे ट्वीट किया इत्यादि इत्यादि। लेकिन मूल जो बात है, जहां से ग्रेटा थुनबर्ग बोल लीजिए या रिहाना बोल लीजिए, इनके ट्वीट्स आए, फिर हमारी तरफ से उसका जवाब दिया जाने लगा। मूल बात आज भी किसान आंदोलन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इसको आज का एपिसोड शुरू करते समय बेसिक चीज कि ये किसानों के बारे में हमारी जो सरकारी पार्टी है उसके विधायक की क्या राय है वो जरा सुन लीजिए। नंद किशोर गुर्जर जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी जरा राय सुन लीजिए। इसका जो सम्मान को ठेस पहुंची है ये तो बात होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा फिर कहना है कि अगर अब भी ये लोग बैठे हैं बॉर्डर पर तो सरकार इनको उड़ा दे, और सरकार नहीं उड़ा पाती है, कोई इस तरह की टेक्निकल अड़चन है तो वो सरकार हमसे क्या हमने पत्र लिखा है 24 घंटे में हम खाली करा देंगे, नहीं राजनीति छोड़ देंगे, इनको जूते मार के ठीक कर देंगे। इस देश के अंदर राष्ट्रभक्त और एक जल्दी से इसलिए क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी इस समय ट्विटर के कंगना रनौत जी हो गई हैं, उनकी राय भी इन किसानों के बारे में क्या है ये ट्वीट में देख लीजिएगा। मैं अपना बात आपसे कर रहा हूं, आप ट्वीट देखते रहिए। देखिए, हिंदुस्तान का सपना पिछले 5, 7, 8 साल से है कि हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, हम लोग विश्व के गुरु बनेंगे, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ये बहुत दिनों से, आज नहीं, ये कितने सैकड़ों साल से एक बात सिखाई जाती है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका समझ हम जैसे कम जानकार लोगों के लिए है कि पूरी दुनिया एक है, सारे लोग एक हैं। इस बैकग्राउंड के साथ मैं इसको इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट, जब हमारी सरकार, हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक चुनी हुई सरकार होती है, और उस चुनी हुई सरकार का एक इंपॉर्टेंट पद होता है फॉरेन मिनिस्टर। क्योंकि सारी बातें आज हो रही हैं कि वो फॉरेनर कैसे कह सकता है, देश में रहता है, इत्यादि इत्यादि। मैं जल्दी से एक क्विक रेफरेंस आपको बता दूं फॉरेन मिनिस्टर के बारे में। हिंदुस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर 2 सितंबर 1946 जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अभी देश आजाद नहीं हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, और तब से लेके 27 मई 1964 जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे। वो समझते थे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। गुलजारी लाल नंदा जी आए उसके बाद एज केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर। शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, शुरू में वो खुद उन्होंने विदेश विभाग अपने पास रखा, बाद में उन्होंने अपने सहयोगी को दिया। इंदिरा गांधी, शास्त्री जी के बाद जो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो सितंबर 1967 से फरवरी 1969 तक वो फॉरेन मिनिस्टर। मतलब मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि दे हैव अ फील, वो उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। फिर जनता सरकार आ गई। जनता सरकार जब आई तो मोरारजी देसाई के समय फॉरेन मिनिस्टर कौन बनाए गए? अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि ये हुआ कि जो हमारा बेस्ट वो है उसको हम करेंगे, जो आर्टिकुलेट है, दुनिया समझता है। उसके बाद इंदिरा जी फिर वापस आई, और इंदिरा जी के वापस आने के बाद नरसिम्हा राव जो बाद में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, और इंदिरा गांधी 84 में फिर वापस फॉरेन मिनिस्टर बन गई थी। राजीव गांधी अक्टूबर 1984 से सितंबर 85 तक, और फिर जुलाई 87 से जून 88 तक वो भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं। वीपी सिंह जब सरकार बनी तो 4 दिन के लिए हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने आईके गुजराल को अपना फॉरेन मिनिस्टर बनाया। कुछ लोगों को ये सुन के ताज्जुब होगा, चंद्रशेखर जी ने पहले जब उनकी सरकार आई तो पहले विद्याचरण शुक्ला जी को बनाया, और फिर खुद वो फरवरी 91 से जून 91 तक फॉरेन मिनिस्टर चंद्रशेखर थे इस देश के। पीवी नरसिम्हा राव फिर जब वापस प्राइम मिनिस्टर बने तो मार्च 92 से जनवरी 93, आईके गुजराल, देवेगौड़ा साहब की सरकार में, और फिर जब खुद प्राइम मिनिस्टर बने फॉरेन मिनिस्टर स्वयं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी मार्च 98 से दिसंबर 98 तक खुद फॉरेन मिनिस्टर, और बाद में फिर जसवंत सिंह, अगर आपको याद हो, बाद की सरकार जब जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा को उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बनाया था। मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। नवंबर 2005 से अक्टूबर 2006 तक वो फॉरेन मिनिस्टर रहे, और उसके बाद नटवर सिंह, प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति बने, SM कृष्णा और सलमान खुर्शीद, ये थी मनमोहन सिंह सरकार 2014 तक। 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई तो सुषमा स्वराज को, जो
2014 से पहले कहा जाता था कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है या वो एक प्राइम मिनिस्टर की सशक्त दावेदार थी बीजेपी में, उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। अब मैं जरा आपसे एक जल्दी से एक चीज और बता दूं कि मोदी जी ने कभी फॉरेन मिनिस्ट्री का वो कार्यभार या उसको मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है, लेकिन मोदी जी ने जो विदेश यात्राएं की हैं वो एक जल्दी से गिना दूं। 2014 में 7 विदेश यात्राएं, 15 में 12, 16 में 8, 17 में 7, 18 में 14, 19 में इलेक्शन से पहले 1 और इलेक्शन के बाद मतलब 2019 में जो सेकंड टर्म में 8। कुल इन्होंने पहले टर्म में मतलब जो 2014-19 का पहला टर्म था 49 यात्राएं की। सेकंड मतलब जो उसके बाद क्या हुआ, ब्राजील में इन्होंने नवंबर 2019 में लास्ट यात्रा की थी, लेकिन तब तक 8 यात्रा कर चुके थे जी। अच्छा, उसके बाद कोरोना आ गया तो फिर विदेश यात्रा की बात खत्म हो गई। मोदी जी ने यूएस, रशिया और चाइना जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है वहां 5-5 बार गए हैं। सुषमा जी 2014 में 16 बार विदेश गई थी, जिसमें से 3 बार एशिया से बाहर गई थी। वो कहां गई थी? भूटान, नेपाल, मतलब बर्मा, ये सब उनके देश गई थी, जहां 3 बार एशिया से बाहर निकली थी। 15 में 12 बार विदेश गई थी, जिसमें से 4 बार एशिया से बाहर निकली थी, क्योंकि मॉरिशस भी एशिया से बाहर है तो उसको भी गिन ले रहे हैं। 16 में 6 बार विदेश गई, 2 बार इटली और रशिया 2 बार बाहर गई, बाकी एशिया में ही रही। 30 बार कुल विदेश यात्रा हुई। 16 के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पे नहीं है, तो मैं ये मान के चल रहा था उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो नहीं गई थी। अब एक चीज समझ लीजिए, हमारे यहाँ की जो लीडरशिप है, जो इस समय जो 2014 से है, उसको आदत है मोनोलॉग की, उसको आदत है एक तरफा बात करने की। मन की बात मैं अपनी तरफ से कहूंगा, आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। लेकिन जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं, जब आप दुनिया के पटल पे आते हैं, तो वहां डायलॉग होता है। आप बात करेंगे, मैं बात करूंगा, मतलब वहां विचार का आदान प्रदान होता है। ये थोड़ी होता है कि आप केवल अपनी बात कहेंगे। अब एक चीज और समझिए, क्योंकि मैं ये आपको चीजें इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बैकग्राउंड समझिए क्या है। मोदी जी ने बहुत ताकत वो लगाया और उनको अच्छा लगता है और देश के लिए भी अच्छा है, मैं उसको वो बुरा नहीं मान रहा हूं कि अगर देश का प्रधानमंत्री फॉरेन अफेयर्स को अपने हाथ में लेके उसकी कमान संभाले हुए तो अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई तो डिफेंस मिनिस्ट्री लड़ेगी, लेकिन लड़ाई खत्म तो फॉरेन मिनिस्ट्री से ही होगी। तो मेरा कहना यह है कि ये जरूरी चीज थी और इसकी जिम्मेदारी जब मोदी जी फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, फॉरेन मिनिस्टर होने के बाद भी उससे ज्यादा विदेश यात्रा कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में उनको भी किसके साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, इसमें थोड़ी जिम्मेदारी उनकी भी है। एक चीज और समझ लीजिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं ना कि एफडीआई का फ्लो आ गया, अब एफडीआई आ गया। आप रोज पढ़िए, वो चाहे वो किसी भी सरकार के मंत्री का स्टेटमेंट, एफडीआई का फ्लो बढ़ रहा है, विदेशी फंड्स आ रहे हैं। फिर जब चाइना से उस समय कोरोना काल था तो चाइना से कुछ कंपनीज वापस आ रही थी, निकलने की कोशिश थी, तो हम लोग उनको बुला रहे थे ना कि आओ हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। विदेशी कंपनी को बुला रहे थे ना। अब आप ये बताइए कि अगर कोई विदेशी कंपनी हिंदुस्तान आती है तो वो प्रश्न तो पूछेगी ना। आप कहीं पैसा लगाने जाते हैं, आप कोई घर खरीदने जाते हैं, आप कहीं कुछ भी लेने जाते हैं, तो आप तो पूछेंगे ना वो ये घर चलेगा कि नहीं चलेगा, यहाँ क्या है, क्या संभावना है। तो जो विदेश से पैसा यहाँ आ रहा है वो आपकी इंटरनल जो चीजें उस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि जब वो यहां आ रहे हैं तो अभी वो किसान आंदोलन में क्या देख रहे हैं। किसान आंदोलन एक है, किसानों की मांगे क्या है वो अलग बात है। किसान आंदोलन में क्या देख रहे हैं, आपने जिस तरह से बार बार कटीले तार लगा रखे हैं, आपने जिस तरह से कीलें गाड़ रखी हैं सड़क में, आपने जिस तरह से दीवार उठा दी है, आपने जिस तरह से सड़क खोद के खाई बना दी है, आपने जिस तरह से किसानों का पानी वहां से बंद करा दिया है, आपने जिस तरह से टॉयलेट हटवा दिए हैं, आपने जिस तरह से इंटरनेट बंद करा दिया है। तो ये सारी चीजें जो भी यहां पैसा लगाने आएगा उसके मन में प्रश्न होगा, और मन में ही नहीं होगा वो तो आपसे भी पूछेगा, वो बिल्कुल पूछेगा। आप क्यों रेटिंग एजेंसी की बात करते हैं? आप रेटिंग एजेंसी की बात ना करिए, वो भी तो आपके ऊपर टिप्पणी करता है, आपको एग्जामिन करता है। तो कल से आप ये अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो मना कर दिए कि हमारे यहाँ कोई रेटिंग एजेंसी नहीं आएगी, हम रेटिंग एजेंसी के हिसाब से नहीं चलेंगे। अब मैं जरा ये जो 3 ट्वीट हुए हैं जिसको लेके इतना हंगामा हो रहा है, रिहाना, ग्रेटा और मीना, ये 3 नाम हैं जो नाम याद रखिएगा, एक एक का मैं परिचय कराता चलूंगा। इन 3 लोगों के ट्वीट्स आए हैं।
इनकी उम्र भी जरा मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट है। भारत एक युवा राष्ट्र है, आपने को हम देश दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र कह रहे हैं। इसमें रिहाना की उम्र 30 साल, ग्रेटा 18 साल और मीना 35 साल, कुल मिला के तीनों की उम्र मिला के 93 साल। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के इस समय, बीजेपी के बाकी लोग उनको माने चाहे ना माने, मैं तो बीजेपी का सबसे बड़ा नेता उन्हीं को मानूंगा, नेता पोजीशन किसी की कुछ हो, 93 साल के अकेले हैं। तो एक आडवाणी जी और उनके सामने इन सारी लड़कियों की, मैं लड़कियां इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी लड़की की उम्र ये है जो इन बच्चियों की उम्र है। खैर, अब पहले तो ये समझ लें कि ये रिहाना कौन है। इन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट केवल एक 6 वर्ड का ट्वीट था, जो CNN की एक रिपोर्ट छपी थी पेपर में। उस रिपोर्ट को इन्होंने उसको इंक्लोज किया और 6 वर्ड लिखे, वाई आर्ट वी टॉकिंग अबाउट दिस, दैट इज ऑल। अब ये रिहाना कौन है पहले ये समझ लीजिए। ये बारबोडस, वेस्ट इंडीज, आपको क्रिकेट अगर याद हो तो बारबोडस वही है जहां के से गैरी सॉबर्स, जहां से फ्रैंक वॉरेल और तमाम क्रिकेटर, वो लाइन है, मतलब वो शायद बहुत समय निकल जाएगा। और 17 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना पहला एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था म्यूजिक ऑफ द सन, और उस पहले एल्बम ने सिर्फ USA में 2 मिलियन कॉपीज भी की थी। अभी तक इनकी जो इन्होंने जितने एल्बम शायद 9 या 10 निकाले हैं, उसकी टोटल सेल दुनिया में 250 मिलियन हुई है, 25 करोड़ उसकी कॉपीज बिकी हैं। 9 ग्रैमी अवार्ड, जो म्यूजिक समझता है, मैं उतना नहीं समझता हूं लेकिन ग्रैमी अवार्ड समझता हूं, 9 ग्रैमी अवार्ड, 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसके लिए हम लोग पूरा सरकारी आबा ढाबा लगा के अपने अयोध्या में एक दीपदान करते हैं, और जिसमें कहते हैं कि इस बार हमने 8 लाख दीपक जलाए। वो अकेली लड़की 6 गिनीज रिकॉर्ड उसने बनाया हुआ है। उनकी नेटवर्थ वो 600 मिलियन US$ है। 1 मिलियन करीब 7 करोड़ के बराबर हुआ। मोटे तौर पे 4-4.5 हजार करोड़ की वर्थ है उनकी। उनके फॉलोवर ट्विटर पे, क्योंकि अब तो ये सब होता है ना, आपके फॉलोवर कितने हैं, तो उससे आपकी वो देखी जाती है कि आप कितने पॉपुलर हैं। दुनिया के चौथे व्यक्ति ट्विटर पे नंबर ऑफ फॉलोअर्स के हिसाब से 101 मिलियन, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा। एक ये खराब बात है, इसलिए मैं इसको खराब कह रहा हूं कि हमारे मोदी जी से ज्यादा उनका कैसे है। मोदी जी के 65 मिलियन है। हम सब लोगों को ये आज ये भी करना चाहिए, सारे लोगों को मिलके मोदी जी के 65 मिलियन को कहीं ना कहीं से इस 30 साल की लड़की के आगे तो निकल ही जाना चाहिए। हालांकि मोदी जी की उम्र उनसे दुगने से ज्यादा होगी शायद, लेकिन इस 30 साल की लड़की को हम सब लोगों को पछाड़ना, ये एक काम हम लोगों को ये भी करना चाहिए। और 24 साल की उम्र से ये एक्टिविज्म में आ गई थी। इसने एक अपना फाउंडेशन बना लिया था और उस फाउंडेशन में चाइल्ड एजुकेशन इत्यादि इत्यादि की बात कर रही थी। मैं ये भी बता दूं, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई की दुनिया से आते हैं, इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक अवार्ड भी मिला है। और वो अवार्ड इनके गाने के लिए नहीं मिला है, वो अवार्ड इनको मिला है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ऑफ द ईयर 2018 का शायद वो अवार्ड है, ह्यूमैनिटेरियन कामों के लिए, गाने के लिए नहीं है। अच्छा, ये क्या फैलाती हैं ये दुनिया में इस समय कह रहे हैं कि ग्रेटर इक्वलिटी एंड टॉलरेंस अराउंड द वर्ल्ड, ये पूरे दुनिया में इस तरह की बातें कर रही हैं। और इस ट्वीट पर फॉरेन अफेयर्स का एक वक्तव्य है, बड़ा वक्तव्य, मैं उसको लगा रहा हूं, बड़ा वक्तव्य है। और उसके बाद उस वक्तव्य के नीचे उन्होंने हैशटैग करके, ट्वीट पे आजकल ये चला है ना कि हैशटैग लगा के आप इसी को फॉलो करें, तो इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, वो इसको मान रहे थे प्रोपेगेंडा, ये दो उन्होंने किया। और फिर हमारे पूरा बॉलीवुड और पूरे जो क्रिकेटर हैं, जो ये सब लोग कूद पड़े इनको ये समझाने में कि इनकी कौन है और ये कैसे बोल दी और फलाना कैसे कह दी, और वो जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो वक्तव्य था उसी को ट्वीट करके इत्यादि इत्यादि। मैं विराट कोहली की मजबूरी समझता हूं, उनको तो ये करना ही पड़ेगा। मैं अक्षय कुमार की मजबूरी समझता हूं, मैं अजय देवगन की मजबूरी समझता हूं, ये लोग करंट उसमें हैं। मैं एक आदमी की मुझे दुख है इस बात का, मुझे सचिन तेंदुलकर की जब ये जब करते हैं इस तरह का ट्वीट, तो मुझे दुख होता है। इस देश ने आपको भारत रत्न दिया, इस देश ने आपको राज्यसभा का MP बनाया, और इस देश ने जब आप राज्यसभा के MP रहते हुए और भारत रत्न मिलने के बाद आप जब लुमिनस
बैटरी और क्या क्या स्टेबलाइजर का जब आप ऐड कर रहे थे तो किसी ने आपसे प्रश्न नहीं किया था, जो कि भारत रत्न की गरिमा और राज्यसभा के एमपी की गरिमा के अनुरूप नहीं था मेरे हिसाब से। और वो आपके क्रिकेट से भी रिलेटेड नहीं था। क्रिकेट से रिलेटेड कोई होता समझ, आप बैटरी बेच रहे थे, किसी ने प्रश्न नहीं किया। आज आपको क्या चाहिए इससे? भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन आपने भी ट्वीट कर दिया। और आप सारे लोग, जिन लोगों ने ये ट्वीट किया है, वो देश में बहुत सी ऐसी चीजें हुई, आप सब लोग चुप थे। आप सब लोग चुप थे। देश में बहुत से हुए। ये ऐसा एकदम से क्या आ गया कि आपको ये लगा कि नहीं, हमें बोलना ही बोलना है। और आप बार बार क्या बोलना है कि फॉरेनर कैसे बोल सकता है, इसमें फॉरेनर कैसे बोल सकता है। अब जरा ये बताइए कि जब हम लोग गए थे, हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका, अब की बार ट्रंप सरकार, ये तो इंटरनल मैटर नहीं, ये तो पार्टी मैटर्स थे। ये आप सोच सकते हैं, अनप्रेसिडेंट इन हिस्ट्री है, इंटरनेशनल उसमें अनप्रेसिडेंट है कि किसी देश का एक प्रधान जाके दूसरे देश के प्रधान के लिए वोट मांग रहा हो। फिर कैपिटल हिल पे क्या हमारे प्रमुख नेताओं ने ट्वीट नहीं किया था? क्या ब्राजील में जब अमेज़न जंगल जल रहे थे तो हमारे यहां से ट्वीट नहीं हुआ था? क्योंकि आज आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। अगर ब्राजील में जंगल जल रहा है या कैपिटल हिल में इस तरह का हो रहा है, उसका असर सबको पड़ेगा। अब जरा बात थोड़ी देर हम लोग कर लें ग्रेटा थुनबर्ग की। ग्रेटा थुनबर्ग जो हैं, ये 3 जनवरी 2003 स्वीडन में जन्मी थी। और इनका एक, मैं शुरू में ही बता दूं, इनको एस्पर्गर सिंड्रोम है। ये वो है, आपको बता दूं, मतलब बीमारी कह लीजिए या इस तरह का सिंड्रोम को बीमारी के आसपास की चीज बोली जाएगी, जो आपकी समझ के लिए और मेरी समझ के लिए भी वो समझना आसान है। शाहरुख खान को जो माई नेम इज खान वाली पिक्चर में जो बीमारी दिखाई गई थी, वो बीमारी इनको एक्चुअल है, उसमें तो उन्होंने एक्टिंग की थी। ये दुनिया की क्लाइमेट क्राइसिस, इस पे बात करती हैं। आज दुनिया में जो क्लाइमेट उस पे हो रहा है, उस पे बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, और ठीक मानना है, कि वो सारी हमारी समस्याओं का मूलभूत वो है। वो कार्बन फुटप्रिंट कितना होगा, कितना इससे होता है, वो उस पे बात करती हैं। ये एक संस्था भी चलाती हैं और उसमें एक मुहिम चलाती हैं, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। जब ये बहुत बच्ची थी, तभी से ये वहां की पार्लियामेंट के सामने जाके फ्राइडे को एक प्रोटेस्ट करती थी, जो क्लाइमेट को जिस ढंग से लोग कर रहे हैं, क्योंकि और उस प्रोटेस्ट को ये चला रही हैं। और अब इनका फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जो है, दुनिया के बहुत से देशों में ये घूम रहा है। अच्छा, ये मैं बता दूं ये फेमस क्यों है। 2019 की जो यूएन की क्लाइमेट एक्शन समिट थी, उसमें इनकी जो फेमस स्पीच थी, हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू में इन्होंने दुनिया के सारे जो शक्तिशाली नेता थे, उनसे पूछा था कि आप हमारे क्लाइमेट के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, और मेरे भविष्य का जवाब तो आप ही को देना होगा, क्योंकि क्लाइमेट के खिलवाड़ के साथ मेरा भविष्य असुरक्षित हो रहा है। कुछ इस तरह की बात इन्होंने कही थी। मैं ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में और बता दूं, हम लोग एक 2019 में पब्लिक कैफे के नाम से एक हमने सीरीज चलाई थी। हम उसमें किसी स्पीकर को फिजिकली बुलाते थे और फिर वो अपनी बात कहता था। उस सीरीज में हमने कनन गोपीनाथ को बुलाया था, जिस आईएएस ने रिजाइन किया था। उस सीरीज में हमने प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिन्होंने गंगा के लिए अपनी जान दी थी, उनको बुलाया था। उस सीरीज में हमने जगदीश छोकर साहब को बुलाया था। इस तरह के अलग अलग लोगों को हम बुला रहे थे। उसमें हम लोग ने एक बार कोशिश की थी इनको भी बुलाने की। तो पता ये लगा था कि ये भाई हवाई जहाज से नहीं चलती हैं। और ये अमेरिका भी जब गई तो वो एक आपको मिल जाएगा। अब तो अब ये मतलब आप इसको गूगल कर लीजिए, इनके पिता इनको कैसे कैसे समुद्री रास्ते से 13 दिन या 15 दिन कहां से लगे, मतलब ये अद्भुत चीज है। इन्होंने भी एक CNN की उसी रिपोर्ट को जो रियाना ने किया था, उनका 6 वर्ड का था, इनका 10 वर्ड का था। इनका जो पहला ट्वीट, 3 ट्वीट की मैं बात करूंगा इनके। पहला ट्वीट आया, उसमें यह था, वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। इसमें कौन सी बात बेइज्जती की थी या इसमें कौन सा भारत का अपमान हो रहा था, ये मुझे इसको पढ़ने से, जितनी अंग्रेजी मैं समझता हूं, मेरी समझ में नहीं आता है। दूसरा ट्वीट इनका आया, सेकंड ट्वीट, उसमें उन्होंने वो 16 वर्ड का था, वो पहला 10 का था, ये 16 वर्ड का था। हियर इज एन अपडेटेड टूल किट बाई पीपल ऑन द ग्राउंड इन इंडिया इफ यू वॉन्ट टू हेल्प, ये उन्होंने लिखा था। टूल किट का मतलब एक किसी संस्था की टूल किट ये है जो एक प्रोटोकॉल है कि अगर
उस संस्था का प्रोटोकॉल है कि अगर आपको कहीं विरोध दर्ज करना है और इस तरह के मूवमेंट चलाने हैं तो वो कुछ एक अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि वहां जाके झंडा फहराइए, एमपी के घर के सामने नारा लगाइए, इत्यादि इत्यादि, वो सब नॉन वायलेंट वाले वो हैं, वो उन्होंने उसके साथ लगाया था। उसको लेके दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर कर दी है अननोन लोगों के नाम। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रेटा थॉम्सन अभी थुनबर्ग, माफ कीजिएगा, ग्रेटा थुनबर्ग अभी 3 जनवरी को 18 साल की हुई हैं। 18 साल की, उससे पहले तो वो नाबालिग रहती हैं हिंदुस्तानी लॉ के हिसाब से। खैर, और ये वो दिल्ली पुलिस इतनी तत्परता दिखा रही है, दिल्ली पुलिस, जो दीप सिद्धू को आज तक ढूंढ नहीं पा रही है। मतलब दिल्ली पुलिस में तो कभी कभी मुझे लगता है कि अरे भाई, दीप सिद्धू का केस हमारे यहां दे दो ना, उत्तर प्रदेश में, उसको तो ढूंढ के कहीं पाताल में भी होगा निकाल लाएंगे और हुआ तो ठोक भी देंगे। अब मैं इसके बाद, एफआईआर के बाद, इनका फिर एक ट्वीट आया और वो 24 वर्ड का है। उन्होंने ये कहा कि आई स्टिल स्टैंड विथ फार्मर्स एंड सपोर्ट देयर पीसफुल प्रोटेस्ट। नो अमाउंट ऑफ हेट, थ्रेट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विल एवर चेंज दैट। उनका स्टैंड कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप उनसे नफरत करिए, चाहे आप उनको डराइए, धमकाइए, कुछ भी करिए। और उन्होंने वो जो टूल किट वाला था वो उन्होंने पहले हटा लिया था, फिर उन्होंने हटा लिया, उन्होंने फिर उसका रिवाइज टूल किट उसमें डाल दिया है। अब एक तीसरे नाम है, जो नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश है, वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनकी भतीजी हैं मीनाक्षी हैरिस। उनका हैंडल मीना हैरिस के नाम से उनका हैंडल है, ट्विटर हैंडल। और उन्होंने जो पहला, अब तो बहुत ट्वीट कर रही हैं क्योंकि वो तो ट्वीट वॉर में बिल्कुल लग गई हैं, लेकिन जिस ट्वीट पे यहां बवाल शुरू हुआ उस पे उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, जिसका जो उनका मतलब था यूएस, पर आज अटैक हुआ है। कैपिटल हिल की बात कर रही थी, कैसे अटैक हुआ है। फिर उन्होंने कहा एंड द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग लार्जेस्ट बोलते हैं, उन्होंने पॉपुलस वर्ड यूज किया इंडिया के लिए, पर असॉल्ट हो रहा है। ये उनका ट्वीट था। और किस रेफरेंस में कह रहे थे इंडिया के बारे में? उनका रेफरेंस था, वो लंबा ट्वीट है, आप लोग देख लीजिएगा, इंटरनेट शटडाउन हो गया है और पारामिलिट्री वायलेंस हुआ है। पारामिलिट्री उनके हिसाब से पुलिस ने जो डंडे चलाए हैं और जो पानी के कैनन डाले थे और जो आंसू गैस के गोले छोड़े थे, उन सब के। और मैं बाद में यूके एमपीज ने जो बात कही है, मैं उसकी बात तो अभी नहीं कर रहा हूं। अब हमारे यहां क्या हो रहा है? हमारे यहां सारी चीजें गलत ढंग से पेश की जा रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि देश का, इसमें से किसी ने भी किसान बिल के बारे में नहीं बोला है, नन ऑफ देम। दूसरा, इन सब ने ह्यूमन राइट्स की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बोला है और ये लोग बहुत सालों से बोल रहे हैं। ये तय बात है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या इंटरनल मैटर है। मतलब अगर किसी की कुछ के साथ कुछ होता है, दुनिया में कहीं भी होता है, तो क्या वो इंटरनल मैटर है? वो मानवता का मामला है, वो इंसानियत का मामला है, तो वो इंटरनल कैसे हो सकता है? किसी ने भी किसान बिल पे बात नहीं की, सबने ह्यूमन राइट्स की बात की है। मैं खत्म करने से पहले 2 चीजें मेरे मन में थी, मैं आपसे कर लूं। कभी कभी लगता है ना कि ग्रेटा थुनबर्ग हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती है, जिसने दुनिया को इस तरह का मैसेज दिया। कभी कभी लगता है रिहाना हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती हैं। ये देखिए, ये सब लोग वहीं पे वो हुए जहां पे लोकतंत्र मजबूत है, जहां पे उनका देश उनको बोलने की आजादी, प्रोटेस्ट की आजादी। ग्रेटा थुनबर्ग वहां जाके एमपीज के यहाँ, छोटी सी बच्ची पिछले 4 साल से उनके यहाँ ये सब कर रही है। इस तरह का जैसे हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है उसके यहाँ। तो हमारे यहाँ भी ग्रेटा थुनबर्ग हो सकती है, हम भी कर सकते हैं ये काम। और दूसरी बात, ये आज के डिजिटल युग में जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये फेसबुक, व्हाट्सएप हमारी अंतरंग बातें भी जान रहा है। अंतरंग मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी वो जो आपने देखा ना टीआरपी स्कैम में, वो जो हमारे अर्नब साहब क्या क्या बातें कर रहे थे, वो जान रहा है, किसके किसके बारे में वो पब्लिक उसमें आ रहा है। तो क्या कुछ आप कह सकते हैं कि मेरा व्यक्तिगत रह गया, ये मेरा इंटरनल है? अब तो सब देख रहे हैं, और जब सब देख रहे हैं तो आपको अपने किसानों को, अपने ह्यूमन राइट्स को उसी तरह से करना चाहिए कि आपकी हंसी ना उड़े। वो कील लगाने के बाद और बार्ड वायर के बाद और दीवार बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये इस बात की बहुत वाहवाही हो, तो हो सकता है कुछ लोग इसकी वाहवाही करें, लेकिन दुनिया इस पे वाहवाही तो नहीं करेगी। धन्यवाद।